नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में, जहां हम वेब 3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की कॉम्प्लेक्स दुनिया को सिंपल और एक्सेसिबल बनाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अपूर्व, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर जो बहुत सुर्खियों में है, डीफाई रेनेसांस, या फिर हिंदी में कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का पुनर्जन्म। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने डीफाई 2020 समर को एक्सपीरियंस किया हो। डीफाई समर 2020 उसको कहा जाता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2020 की समर थी, क्योंकि डीफाई की कहानी शुरू कुछ वहाँ से होती है। खास करके यूनिस्वॉप, आवे, कंपाउंड, मेकरडाओ जैसे ओजी प्रोटोकॉल्स बहुत ही हेडलाइंस बना रहे थे 2020 में। करीबन वही टाइम पर उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला था और शुरुआत हो गई थी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। और आजकल डीफाई फिर से सुर्खियों में आ रहा है, और आज हम जानेंगे ऐसा क्यों है, क्या बदला है। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए, क्योंकि हम कहानी के हर पहलू को खोलेंगे। डीफाई का इतिहास और उसका भविष्य दोनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। 2020 की समर को वेब 3 की दुनिया में हमेशा डीफी समर 2020 के नाम से जाना जाएगा। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट था जहां पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाना शुरू कर दी थी। टोटल वैल्यू लॉ, जिसको टीवीएल भी कहा जाता है, वो 2020 के शुरुआती दिनों से लेकर 2021 तक आप ये मान लो $600 मिलियन से लेकर $210 बिलियन तक पहुंच गया था। ये आंकड़े बहुत ही बड़े हैं, सुनने में भी बहुत बड़े लगते हैं, और एक्चुअल में जब ये हो रहा था, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा था, तो ये सबको सरप्राइजिंग, शॉकिंग कर देने वाले आंकड़े। और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ नया हो रहा था डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में। पर दोस्तों, ये बूम आखिर कैसे हुआ? मेरे नजरिए से यहाँ पर इसके पीछे दो वजह थी। सबसे पहले डीफाई टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू होना, उसके साथ प्रोटोकॉल्स का मैच्योर होना, जिसके सॉल्यूशन आए, जिसके कारण एक क्लियर यूज केस स्थापित होता है और यूजर इसी वजह से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह थी फेडरल रिजर्व, यूएस। वो कैसे, आप पूछोगे? तो 2020 में कोविड हुआ और फेडरल रिजर्व ने बहुत जल्दी से इंटरेस्ट रेट 0 तक लेकर चले गए। तो उससे क्या हुआ, जो फाइनेंस में, दुनिया में मनी सप्लाई है, लिक्विडिटी जिसे कहा जाता है, उसकी नदियां बहने लगी। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर बैंक में उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उसको पैसे कहीं ना कहीं लगाने हैं जहां पर उसको ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दिखी। और उसी समय पर डीफाई एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन के सामने आया है। जैसे हमेशा होता है, जैसे जैसे एक्साइटमेंट और ग्रोथ बढ़ती रही है, स्पेक्यूलेटर्स की एंट्री मार्केट में होने लगी, और फिर 2022 में एक बबल बर्स्ट होता है, और उसके बाद करीबन 1.5-2 साल का बेयर मार्केट शुरू हुआ। इन वजह से पिछले 2 साल में डीफी का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया। मार्केट में दुनिया खत्म नहीं होती, एक बोरिंग प्लेटू सा फेज शुरू हो, जहां पर यूजर्स, डेवलपर्स और एंथुजियास्ट टिके रहे। बिल्डर्स का काम है बिल्ड करना, तो वो टेक्नोलॉजी को मजीद डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। यूजर्स फॉलो करते रहते हैं नए प्रोटोकॉल्स, नई टेक्नोलॉजी अपडेट्स को, उनके मनपसंदीद प्रोजेक्ट्स को, क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रही है। जो निवेशक होते हैं या एंथुजियास्ट होते हैं, उनका भी सपोर्ट कम नहीं होता। बट दोस्तों, ये बहुत ही कम % के लोग होते हैं, इसलिए पूरी एक्टिविटी थम सी जाती है। जो जेन्युइन बिलीवर्स होते हैं, या जेन्युइन को टेक्नोलॉजी होती है, या जेन्युइन बिल्डर्स होते हैं, वही काम करते हैं, क्योंकि कोई शोर शराबा, अट्रैक्शन, नॉइज, पैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ जेन्युइन पैशन दिखाई देता। और यही फेज डीफाई रेनेसांस का फाउंडेशन बनाया है। तो दोस्तों, ये तूफान के पहले के सन्नाटे के बराबर है। मुझे ये लगता है कि आने वाले 12 महीनों के अंदर डीफाई रेनेसांस की जो थियरी है, ये बहुत ही मुमकिन है, ये साबित हो सकती है। इस बार डीफी सिर्फ हाइप या स्पेक्यूलेटिव नहीं होगा, इस बार फोकस होगा सस्टेनेबल अडॉप्शन का। एक मेजर वेव ऑफ ग्रोथ का सेटअप हो चुका है, जिसमें एक मैच्योर इकोसिस्टम, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट और फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन का संगम होगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये डीफाई रेनेसांस की शुरुआत अभी क्यों होगी। दूसरे शब्दों में आप पूछ सकते हैं कि डीफाई का कमबैक क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की 4 सबसे बड़ी वजह। सबसे पहली वजह डीफाई 2.0 की। कंपेयर टू 2020 ये इकोसिस्टम बहुत ही मैच्योर और ज्यादा स्केलेबल बन गया है।
DeFi 2.0 में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। उदाहरण के तौर पर नंबर 1, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। 2020 से 2024 तक यूजर एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, बहुत ही आसान हो। क्रॉस चेन इंटरपोर्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि एक चेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर फंड्स करने हैं या ट्रांजैक्शंस करने हैं तो बहुत ही आसान हो गया कंपेयर टू 2020। स्केलेबिलिटी यानी जो स्पीड है वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे ज्यादा यूजर बहुत सारे ज्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ कर सकते हैं। गवर्नेंस और सिक्योरिटी को भी उसके साथ साथ बहुत ही बेहतर बनाया है और बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब डीफाई सिर्फ ट्रेडिंग और लेंडिंग तक सीमित नहीं है, अब हम देख रहे हैं बहुत सारे नए इनोवेशंस, जैसे कि लिक्विड स्टेकिंग हो गया, रीस्टेकिंग हो गया और सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन। इन कारण से बहुत ही वाइब्रेंट बन गई। अब आंकड़े की बात करते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते दोस्तों। डीफाई सिर्फ टेक की कहानी नहीं रही है, ये कहानी अब फाइनेंस की भी हो गई है, जो टोटल वैल्यू ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिलती है। ये बेयर मार्केट की बात कर रहा हूं मैं 2023 अक्टूबर में। डीफाई का टोटल वैल्यू लॉक करीबन $40 बिलियन था। वहां से लेकर जून 2024 तक ये करीबन $120 बिलियन तक पहुंच गया है। इसका मतलब 3 गुना ग्रोथ, वो भी बेयर मार्केट। ये एक दूसरी वजह है जो डीफाई रेनेसांस या डीफाई 2.0 वर्जन के संकेत दे रहा है। दोस्तों इसके साथ एक और मजेदार नंबर है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको CEX कहा जाता है या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको DEX कहा जाता है, तो अब तक के इतिहास में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है ट्रेडिंग का वो होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, जैसे कि आपका कॉइनबेस हो गया, बाइनांस हो गया, CoinDCX इंडिया में हो गया, या जो भी अन्य सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता दिख रहा। पहली बार हमने इस ट्रेंड को चेंज होते देखा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम हर महीने बढ़ता कंपेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और ये सिर्फ एक हफ्ते की या एक महीने की कहानी नहीं है, और ये पूरा ट्रेंड पिछले कई सालों से एक ही डायरेक्शन में जा। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे Web3 समझना शुरू करेंगे और उसका यूज करना शुरू करेंगे तो लोग प्रिफर कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेड करना, ना कि सेंट्रलाइज। ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है और ये जो डीफाई 2.0 का शुरुआत है उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि डीफाई 2.0 वापस आ रहा है, आंकड़े देखकर जवाब मिल रहा है हाँ, ये वापस आ रहा है। एक और वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। अब ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है। डीफाई समर 2020 ये मैदान था टेक एंथुजियास्टिक अर्ली अडॉप्टर्स का। तो ये लोग मजे कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, पैसे घुमा रहे थे। ये फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत गिने चुने लोग जो एक्सपेरिमेंट में या इनिशियल वेव में पार्टिसिपेट करते, लेकिन ये मौकिफ बदल चुका है। अब यहाँ एंट्री हो गई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। उदाहरण के तौर ब्लैक रॉक। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक रॉक फाइनेंस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। ये फंड मैनेजर करीबन $10 ट्रिलियन का फंड मैनेज करते हैं। तो उन्होंने जब 2024 में डीफाई पर अपना खुद का फंड लॉन्च किया तो दुनिया भर की नजरें वहां पर आती है, और बहुत जल्द ब्लैक रॉक का बिडल फंड जो इथेरियम पर स्थापित हुआ था, बहुत जल्द उसका ग्रोथ 0 to 500 हुआ। इसका मतलब है उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे डीफाई में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किए। कुछ इस तरह पेपाल ने ही अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया और 1 साल के अंदर $1 बिलियन का मार्केट कैप अचीव किया है। तो दोस्तों ये हमें क्या बताता है? ये हमें दिखाता है ट्रेडिशनल फाइनेंस भी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का महत्व या इम्पोर्टेंस समझने लगा है, और जब ये बड़े नामचीन प्लेयर्स गेम में एंटर होना शुरू होते हैं तो बहुत ही मुमकिन है कि ये स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है ग्रोथ साइकिल की शुरुआत का। अब बात करते हैं डीफाई रेनेसांस की चौथी सबसे बड़ी वजह, फेडरल रिजर्व ईजिंग पॉलिसी की शुरुआत। तो दोस्तों अब हम इसको मैक्रो लेवल से जोड़ते हैं। पूरे इतिहास में अमेरिका में इतने जल्दी इतना सारा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं देखा गया जितना पिछले 2 साल में देखा गया था। और 2024 की सितंबर जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। आने वाला वक्त बताएगा क्या ये सोच सही है या नहीं, लेकिन सबसे बड़ा संकेत जो हमें मिला है वो 2024 सितंबर में फेडरल रिजर्व ने 0.5% इंटरेस्ट रेट पहली बार कम किया है। यानी दोस्तों 2 साल तक कंटिन्यूसली एक हाइकिंग प्रोसेस चल रहा था, इंटरेस्ट रेट हर महीने दूसरे तीसरे महीने ऊपर जा रहे थे। ये पहली बार साइकिल में कम हुए और ये नई ईजिंग साइकिल की शुरुआत भी हो सकती है। डीफाई पर इसकी 2 इम्पैक्ट हो सकती है। सबसे पहली जो
जो हिस्ट्री में हमने देखी थी 2020 में वही हो सकती है, ज्यादा लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब यह है कि जब नल खुल जाता है और पैसे मार्केट में घूमना शुरू हो जाते हैं तो बहुत ही मुमकिन है और लाजमी भी है कि वो लिक्विडिटी फ्लो में एक अमाउंट डीफी में भी एंटर होगा, जो अपना टीवीएल टोटल वैल्यू लॉक्ड जैसे मैट्रिक्स को और ऊपर पुश करेगा। दूसरी वजह है अट्रैक्टिव यील्ड्स। जैसे हमने पहले बताया, इन्वेस्टर्स दुनिया में एक ही चीज तलाश करते हैं, कैसे उनका कैपिटल हमेशा प्रॉफिट में रहे या कैसे उनका कैपिटल ग्रो हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाते हैं तो डीफाई उभर के आ सकता है अट्रैक्टिव यील्ड्स के लिए। वो भी बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है कि लिक्विडिटी और डीफाई में फ्लो हो सकता है। तो भैया, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का गेम में एंटर होना और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का सुधरना, ये 3 इतने बड़े कारण हैं जिसकी वजह से डीफाई का पुनर्जन्म निश्चित है। पर ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं? क्या हम फिर से एक बूम और बस्ट की साइकिल देखेंगे या नहीं? तो भैया, कहावत है, हिस्ट्री डज नॉट रिपीट, हिस्ट्री राइम। इस बार काफी चीजें अलग है। इकोसिस्टम ज्यादा मैच्योर है, टेक्नोलॉजी ज्यादा सिक्योर है और खिलाड़ी भी बड़े हैं। और ये वेव डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की अब तक की सबसे बड़ी वेव हो सकती है। डीफाई अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी है, एक ऐसा चैप्टर जो फाइनेंस की दुनिया को एक बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डीफाई वापस आ रहा है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके साथ का। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।